तो लास्ट के सेशन में हम लोगों ने स्टैटिक डेटा, नॉन स्टैटिक डेटा, स्टैटिक मेथड, नॉन स्टैटिक मेथड, रैपर क्लासेस, इन सब के बारे में पढ़ लिया और साथ ही साथ कमांड लाइन से रन टाइम पे आर्गूमेंट लेना सीख लिया। कमांड लाइन आर्गूमेंट हम कैसे देते हैं। तो मतलब स्टैटिक से रिलेटेड सारी कहानी खत्म हो गई। इवन स्टैटिक ब्लॉक के बारे में भी पढ़ लिया। अगर हम स्टैटिक की बात करें या स्टैटिक ब्लॉक की बात करें तो इसका रिलेशन क्या है। इसका रिलेशन मतलब आपके जेवीएम से ये है, प्रोग्राम से ये है कि ये क्लास लोडिंग टाइम पे चलता है। कब चलता है ये? क्लास लोडिंग टाइम पे, है ना। तो क्लास लोडिंग क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे कैसे होती है, ज़रा इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है। और इवन मैं आपको ये बता देता हूँ, पूरा स्टेप बता देता हूँ कि व्हेन, या स्टेप्स पूरा समझा देता हूँ। स्टेप्स व्हेन जावा प्रोग्राम कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। ठीक है। तो हम पूरा स्टेप आपको समझा सकते हैं यहाँ पे कि वो क्या क्या स्टेप होते हैं जब जावा का प्रोग्राम कंपाइल और एग्जीक्यूट होता है। ठीक है। उसी में क्लास लोडिंग भी आपको समझ में आ जाएगा, राइट। उसको अलग अलग तरीके से आपको समझा दिया जाएगा। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं जब जावा का प्रोग्राम कंपाइल और एग्जीक्यूट होता है। तो मान लीजिए कि आपने कोई भी क्लास बना रखा है ना, और ये आपकी क्लास का नाम है और आपने इसको सेव कर रखा है किसी भी नाम से, abcd.java से। वैसे ऐसा रखना नहीं चाहिए, क्लास का और फाइल का नाम एक ही रखना चाहिए। तो मान लीजिए कि आपने इसी नाम से ही सेव कर दिया है, a.java से। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है स्टेप फर्स्ट, वो होता है कंपाइलेशन। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही थी। मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है? तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है कंपाइलेशन का। ठीक है। तो कंपाइलेशन स्टेप कैसे होता है? आप लिखते हो जावा सी और फाइल का जो भी नाम है .java लिखते हो। तो जैसे ही कंपाइलेशन होता है जावा सी फाइल नेम .java करके, तो आपके प्रोग्राम का यानी कि आपकी क्लास फाइल का क्या बन जाता है? ए डॉट क्लास, यानी कि बाइट कोड बन जाता है। बाइट कोड इज क्रिएटेड। ठीक है। तो आपके प्रोग्राम को कंपाइल जैसे ही आपने करा, प्रोग्राम कंपाइलेशन के तुरंत बाद बाइट कोड बन के रेडी हो जाता है। ठीक है। तो ये पहला स्टेप है प्रोग्राम जब आप लिखते हो और कंपाइल करते हो। ठीक। आपको पता है कि जब जावा का प्रोग्राम कंपाइल होता है तो कंपाइल टाइम पे कंपाइलर का काम क्या होता है? कंपाइलर का काम होता है बाइट कोड बनाना। किसकी मदद से बनाना? जेवीएम जेआरई की मदद से बनाना। ठीक है। तो आपका बाइट कोड बन के आ जाता है। लेकिन आपके बाइट कोड में कंपाइलर कंपाइल टाइम पे कई चीज़ें ऐड ऑन कर देता है, कई चीज़ें चेंज कर देता है, कई चीज़ें एडिशनली डाल देता है। कोई ऐसी चीज़ है जो आप मुझे बताओ जो कंपाइल टाइम पे आता हो? कोई बताओ जो कंपाइलर कंपाइल टाइम पे डाल देता हो। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर सर।
डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर दे देता है जब हम नहीं बनाते हैं तब, है ना। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर दे देता है जब हम कोई भी कंस्ट्रक्टर प्रोग्राम में नहीं बनाते हैं तो कंपाइलर कंपाइल टाइम पे एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर दे देता है ना। बहुत सही है। और बताइए और क्या दे देता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अलावा? डिफ़ॉल्ट वैल्यू सर। डिफ़ॉल्ट वैल्यू कंपाइलर नहीं देता है, वो कंस्ट्रक्टर देता है। कंपाइलर बाइट कोड के अंदर मैजिक नंबर नहीं ऐड करेगा। बाइट कोड बनता है तो मैजिक नंबर भी तो ऐड होता है। जी। तो वो मैजिक नंबर चेक कराया जाता है बाइट कोड वेरिफिकेशन के लिए, सिक्योरिटी के लिए। तो कंपाइल टाइम पे मैजिक नंबर भी आ जाता है। ठीक है। और जितने भी नॉन स्टैटिक डेटा होते हैं, जैसे मान लीजिए, अच्छा क्या क्या आता है एक बार देख लीजिए, है ना। क्लास है, क्लास के अंदर CLASS, क्लास के अंदर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आता है जब आप नहीं बनाते हो तो। और साथ ही साथ अगर क्लास के अंदर कोई भी इंस्टेंस वेरिएबल बना रखे हो आप, तो इसको इनिशियलाइज करने के लिए इनिट ब्लॉक बन जाता है ना। अगर आपने कहीं ऐसे लिख रखा है int x = 10, तो इसको इनिशियलाइज करने के लिए इनिट ब्लॉक बन जाता है। और स्टैटिक डेटा को इनिशियलाइज करने के लिए स्टैटिक int y = 20, इसको इनिशियलाइज करने के लिए स्टैटिक ब्लॉक बना दिया जाता है। मतलब हर नॉन स्टैटिक डेटा इनिट ब्लॉक बना के इनिशियलाइज होता है और हर स्टैटिक डेटा स्टैटिक ब्लॉक बना के इनिशियलाइज होता है। मतलब ये जो 2 लाइन मैंने लिखा है इंटरनली ऐसे बन जाता है कोड। ये int x और ये इनिट ब्लॉक बन गया और यहाँ पे लिख दिया गया x = 10। ठीक है। फिर स्टैटिक अगर आपने लिख रखा है तो स्टैटिक ऐसे लिख दिया जाता है और इस स्टैटिक डेटा को इनिशियलाइज करने के लिए स्टैटिक ब्लॉक बन जाता है। तो ये भी तो कंपाइल टाइम पे ही होता है। नॉन स्टैटिक डेटा इनिट ब्लॉक बना के इनिशियलाइज होता है, स्टैटिक डेटा स्टैटिक ब्लॉक बना के इनिशियलाइज होता है। फिर आपका कंस्ट्रक्टर आ जाता है, हैं? ये सब कंपाइल टाइम पे होता है, कंपाइलर ही करता है। और बताऊं, आगे चल के आप दिस पढ़ोगे तो कंपाइलर जहाँ ज़रूरत होती है दिस की तो दिस ऐड कर देता है, जहाँ ज़रूरत होती है सुपर की वहाँ सुपर ऐड कर देता है। अभी आप पढ़े नहीं हो, बट जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा हर कंस्ट्रक्टर में सुपर डालता है कंपाइलर, और जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ दिस डालता है। तो ये वर्ड याद रख लो आप कि कंपाइलर मतलब कई ऐसे काम करता है। कंस्ट्रक्टर ऐड करना, दिस ऐड करना, सुपर ऐड करना, नॉन स्टैटिक डेटा को इनिशियलाइज करने के लिए इनिट ब्लॉक बनाना, स्टैटिक डेटा को इनिशियलाइज करने के लिए स्टैटिक ब्लॉक बनाना, है ना। ऐसे बहुत सारे काम करता है। और क्या करता है, और आपकी बाइट कोड के अंदर ऐसे समझ सकते हो कि बाइट कोड से के अंदर भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कुछ असेंबली इंस्ट्रक्शंस भी होते हैं, वो असेंबली इंस्ट्रक्शंस भी बनाता है। आपके बाइट कोड के अंदर असेंबली इंस्ट्रक्शंस बनाता है जो आपको दिखता नहीं है, नॉर्मली नहीं दिखता है। अगर आप देखना चाहते हो तो मैं आपको बाइट कोड का असेंबली इंस्ट्रक्शंस खोल के दिखा सकता हूँ। a.java, ठीक है। इसको मैं इसी यहाँ पे तो a नाम से क्लास है ऑलरेडी, z.java, क्लास का नाम z दे दिया।
ठीक है। जैसे मान लो क्लास में आपने कोई वेरिएबल बना दिया है ऐसे, जैसे मान लो कि आपने क्लास में मेथड बना दिया है कोई ऐसे, ठीक है। कोई भी वेरिएबल बनाओ, कोई भी मेथड ऐसे बना लो। तो कंपाइलर क्या करता है, जब इसको आप कंपाइल करोगे ना, तो जावासी और z.java जब कंपाइल करोगे आप, तो वो असेंबली इंस्ट्रक्शंस इंटरनली जनरेट हो जाते हैं आपके बाइट कोड में। अच्छा, जावा पी जो होता है ये किसी बाइट कोड को डिकम्पाइल करके बस दिखा देता है कि बाइट कोड में क्या क्या चेंजेस हैं। जैसे मान लो कंस्ट्रक्टर है या कुछ और है, ये सब दिखा देता है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट वो असेंबली इंस्ट्रक्शंस नहीं दिखाता है जो इंटरनली बन के आती है। वो भी आप देख सकते हो। कैसे देख सकते हो? किसी बाइट कोड के अंदर के असेंबली इंस्ट्रक्शंस को भी चेक कर सकते हो। केवल जावा पी लिख के एंटर मारो तो जावा पी के बहुत सारे फ्लैग आपको दिखेंगे, स्विचेस, जिनको हम ऑप्शंस भी बोल सकते हैं, जैसे वर्जन v-c। तो -c का क्या मतलब है? देखो, डीअसेंबल्ड द कोड है ना, जो असेंबल्ड कोड है उसको डीअसेंबल कर देता है। ऐसे cp होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जावा पी करके और -c और फिर अपने बाइट कोड का नाम लिखेंगे, तो ये डीअसेंबल करके दिखाएगा कोड। जो असेंबली इंस्ट्रक्शंस बनते हैं, क्या बनता है? अब जैसे ये कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर के अंदर ये कोड बनता है, कुछ इन्वोक स्पेशल कुछ लिखा होता है, कुछ ए लोड लिखा होता है, कोई बी पुश लिखा होता है, पुट फाइड लिखा होता है, व्हाटएवर। इनके क्या मीनिंग है? ये इंटरनल मीनिंग है, लेकिन कुछ की मीनिंग मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, जैसे इन्वोक स्पेशल, इन्वोक स्टैटिक, इन्वोक वर्चुअल, ये सब आपको पॉलीमॉर्फिज्म में समझाऊंगा मैं, क्या इसका मतलब होता है ना। तो ये सब भी कंपाइलर कंपाइल टाइम पे ऐड कर देता है। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐड कर देता है, आपके असेंबली इंस्ट्रक्शंस ऐड कर देता है आपके बाइट कोड। आप ऐसा समझ लो कि स्टैटिक बाइंडिंग कर देता है आपके प्रोग्राम में। कंपाइलर कंपाइल टाइम पे बहुत सारे बाइंडिंग कर देता है, कंपाइल टाइम बाइंडिंग करता है। कंपाइल टाइम बाइंडिंग क्या होती है, आगे पढ़ोगे आप। मतलब कंपाइलर के उसके मतलब जो अंदर है वो सारा काम करता है, उसके जो कार्य क्षेत्र के अंदर है वो सारा काम कर देता है, समझे? तो कंपाइल टाइम पे कंपाइलर बहुत सारे काम करता है ना, जो मतलब जो उसके एरिया में आता है, सिंपल सा मतलब ये समझ लो। और क्या कंपाइलर करता है वो हम कभी आगे डिस्कस कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं प्रोग्राम के रन की। दूसरा स्टेप क्या होता है? प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे होता है? आप प्रोग्राम रन कैसे करते हो? लिखते हो जावा और क्लास का नाम लिख के रन करते हो। तो आप सबको पता है कि जावा नाम का टूल JVM को चलाता है, JVM को इन्वोक करता है। JVM एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो हमारे मशीन में चल रही है। वो प्रोग्राम एक्टिव हो जाता है, उसकी अपनी एक प्रोसेस आईडी बन जाती है और वो हमारे बाइट कोड को एज अ इनपुट ले लेता है और हमारे बाइट कोड को वो रन करता है। तो जैसे आपने लिखा JVM चल जाता है, और JVM एक प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो प्रोसेस में बदलेगा, उसकी अपनी एक प्रोसेस आईडी होती है। अगर आप JConsole लिख के एंटर मारो, JConsole एक टूल होता है। देखिए, जावा पी भी एक टूल है, जावा सी भी एक टूल है, जावा भी एक टूल है, JConsole भी टूल है। ये सारे टूल JDK के बिन में पाए जाते हैं। तो JConsole लिख के जब आप एंटर मारोगे तो ये JVM की प्रोसेस आईडी है जो चल रही है अभी हमारे कंप्यूटर में, वो आपको दिख जाती है।
और यहाँ से आप देख सकते हो कि JVM के अंदर ये उसका ओवरव्यू है, ये हीप मेमोरी यूसेज है और ये क्लासेस हैं, है ना। और इधर आप देखोगे टोटल मेमोरी है, ये थ्रेड्स हैं JVM का, ये VM की समरी है कि JVM के अंदर JIT होता है, JVM के अंदर मतलब JVM के अंदर जो भी चीज़ें होती है वो यहाँ पे दिख रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेंडर ओरेकल है, 37 थ्रेड इसके अंदर लाइव चल रहे हैं, 38 थ्रेड पीक चल रहे हैं, डेमन थ्रेड 31 है, टोटल थ्रेड 45 है ना। ये सब अब JVM का, ये JVM मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट कंसोल है। मतलब JVM एक प्रोग्राम है यार, वो प्रोग्राम को मॉनिटर करा जा रहा है इससे। देखो JVM में हीप होती है, नॉन हीप होती है, ठीक है। JVM के अंदर जो जो चीज़ें चल रही हैं इसके बारे में यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। और अगर आपको अलग से JVM का आर्किटेक्चर देखना है तो मेरे पास कहीं पड़ा होगा JVM का आर्किटेक्चर, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है JVM का आर्किटेक्चर। ये सबको मैं दे दूंगा। देने वाला काम तुरंत कर देने तो भूल जाते हैं। तो ये JVM का पूरा आर्किटेक्चर है, आप लोग देखिएगा। तो JVM के आर्किटेक्चर में और ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, मतलब ये अगर आपको नहीं पता है तो कुछ भी नहीं पता है। तो JVM के आर्किटेक्चर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसमें क्लास लोडर आता है, क्लास लोडर सब सिस्टम, फिर आपका मेमोरी एरिया आता है जिसको रन टाइम डेटा एक्सेस एरिया बोला जा रहा है, और फिर नीचे एग्जीक्यूशन इंजन आ रहा है। तो मेनली 3 पार्ट मतलब इसके हैं, एक आपका क्लास लोडर सब सिस्टम, रन टाइम डेटा एक्सेस, एग्जीक्यूशन इंजन, ये 3 एरिया है। तो ये एक्चुअल JVM नहीं है, ये JVM को मतलब समझाया गया कि ये होता है, ये थियोरेटिकल चीज़ है डायग्राम के माध्यम से। जे कंसोल से आप एक्चुअली मतलब देख सकते हो JVM में क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। अच्छा, तो अभी के करके से समझते हैं। तो जब आप लिखते हो जावा और क्लास का नाम तो JVM चलता है। JVM हमारे क्लास का नाम एज ए इनपुट ले रहा है ना। जावा और क्लास का नाम ये हमारा है। तो जावा JVM को चलाता है और क्लास का नाम उसे एज ए इनपुट मिला, वो इनपुट यहाँ पे गया, मैक्सिमाइज किया था मैंने, हट गया, वो इनपुट यहाँ गया। इसको नीचे कर दीजिए, ये एज अ क्लास फाइल इनपुट गया है। देखो लिखा है क्लास फाइल,
और यहाँ क्या लिखा है, क्लास लोडर सब सिस्टम। तो कहीं ना कहीं जब कोई भी क्लास एज अ इनपुट जेवीएम के पास जाती है तो ये क्लास लोडर सब सिस्टम चलता है। अच्छा, मजे की बात एक और बताऊंगा यहाँ पे कि मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था, जब आप लिखते हो जावा और फिर लिखते हो क्लास का नाम, है ना, तो जावा और क्लास का नाम लिखते ही जेवीएम चलता है और जेवीएम अपने अंदर से जेवीएम स्टार्ट होता है और जेवीएम अपने अंदर से बहुत सारे थ्रेड चलाता है। एक चलाता है मेन नाम का थ्रेड, एक चलाता है जीसी नाम का थ्रेड। मतलब ये समझ लो कि ये दो थ्रेड ऐसे होते हैं जो पैरेलली जेवीएम पे चलते हैं, जेवीएम के पैरेलल चलते हैं। मेन थ्रेड होता है प्रोग्राम को चलाना, प्रोग्राम को रन करना, प्रोग्राम से डील करना, और गार्बेज कलेक्शन थ्रेड का होता है काम कि जो अनयूज्ड मेमोरी है उसको फ्री कर देना। समझे, अनयूज्ड मेमोरी को फ्री करना, ठीक है, जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको फ्री करते रहता है। तो ये स्टेप आपको याद रहे जब जावा का प्रोग्राम रन होता है। पहला स्टेप तो कंपाइलेशन का था जिसमें क्या क्या चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया। दूसरा स्टेप है रन का। रन वाले स्टेप में पहला स्टेप है जेवीएम का चलना और जेवीएम के चलते ही मेन थ्रेड का चलना। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि जावा का प्रोग्राम जेवीएम के ऊपर एक सेपरेट थ्रेड पे चलता है जिसका नाम होता है मेन थ्रेड। जावा का प्रोग्राम जेवीएम के ऊपर एक सेपरेट थ्रेड पे चलता है जिसका नाम होता है मेन थ्रेड, ठीक है। थ्रेड क्या होता है, जब मल्टी थ्रेडिंग पढ़ेंगे डिटेल में आपको बता देंगे कि थ्रेड क्या होता है, उसका क्या पर्पज होता है। बट मेन थ्रेड जेवीएम के ऊपर चलता है और मेन थ्रेड पे सबसे पहला काम क्या होता है, वो सबसे पहला होता है क्लास लोडिंग। जीसी थ्रेड उसी के पैरेलल चलती है, उसका अलग काम है, बट यहाँ पे सबसे पहले होती है क्लास लोडिंग। आपने कहा क्लास लोडिंग क्या होती है, तो क्लास लोडिंग का मतलब होता है क्लास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को मेमोरी में स्टोर करना। अब क्लास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्या होती है, क्लास में डेटा कितना है, क्लास में मेथड कितना है, क्लास में फील्ड कितना है, क्लास में मतलब क्या क्या चीज़ें हैं, दैट इज क्लास लोडिंग। तो क्लास लोडिंग का मतलब क्लास की चीज़ों को मेमोरी में लेके जाना, क्लास के इंफॉर्मेशन को मेमोरी में स्टोर करना। और क्लास की इंफॉर्मेशन का मतलब क्लास के डेटा, मेथड, कंस्ट्रक्टर, फील्ड, जो कुछ भी क्लास की सारी इंफॉर्मेशन को मेमोरी में स्टोर करना क्लास लोडिंग कहलाता है। तो क्लास लोडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ storing the class specific information into memory, ठीक है। क्लास लोडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द क्लास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इनटू मेमोरी। क्लास की जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है मेमोरी में स्टोर करना क्लास लोडिंग कहलाता है। और क्लास की क्या इंफॉर्मेशन होती है, क्लास में डेटा कितना है, मेथड कितना है, कंस्ट्रक्टर कितने हैं, फील्ड कितने हैं, जो कुछ भी है, ये सब क्लास की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को मेमोरी में स्टोर करना क्लास लोडिंग कहलाता है। क्लास लोडिंग दो टाइप का होता है, एक होता है स्टैटिक क्लास लोडिंग और एक होती है डायनेमिक क्लास लोडिंग। अच्छा, ये क्लास लोडिंग कौन करता है, ये क्लास लोडर्स करता है। आप देख सकते हो जेवीएम के आर्किटेक्चर में, ये देखिए आपकी ये लिखा ना क्लास फाइल एज अ इनपुट गया, कहाँ पे गया, क्लास लोडिंग सब सिस्टम के अंदर। तो इसने लोडिंग करी। और लोडिंग कौन कर रहा है, लोडर्स। ये तीन तरह के लोडर होते हैं, बूट स्ट्रैप क्लास लोडर, एक्सटेंशन क्लास लोडर, एप्लीकेशन क्लास लोडर। ये तीन तरह के क्लास लोडर्स होते हैं जो लोडिंग करते हैं। बूट स्ट्रैप क्लास लोडर, एक्सटेंशन क्लास लोडर, एप्लीकेशन क्लास लोडर। आपने कहा ये तीन अलग अलग लोडर्स क्यों बनाए गए हैं,
एक ही लोडर से क्लास लोडिंग क्यों नहीं होती है? एक ही लोडर से भी क्लास लोडिंग हो सकती थी। देखो, क्लास जब लोड होती है तो एक ही क्लास नहीं लोड होती है। जैसे मान लो कि एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, इसीलिए क्लास लोडिंग दो टाइप की होती है, स्टैटिक लोडिंग और डायनेमिक लोडिंग भी होती है। इसको भी समझाऊंगा, है ना। जैसे देखो, ये क्लास है जेड, और जेड के अंदर मान लो कि मैं यूज कर रहा हूँ एक दूसरी क्लास को जिसका नाम है ए। तो जेड क्लास जब लोड होगी तो ए क्लास भी तो लोड होगी। बोलो, जब जेड लोड होगी तो ए भी लोड होगी। मान लो जेड एक्सटेंड कर रहा है किसी और क्लास को जिसका नाम है बी, तो जब जेड लोड होगी तो बी भी लोड होगी। ये इनहेरिटेंस में आप पढ़ोगे एक्सटेंड करना। तो मतलब ये है कि कोई क्लास जब लोड होती है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही क्लास लोड होती है, उसके साथ इसके एसोसिएटेड क्लास भी लोड होते हैं। उसके साथ जो एसोसिएटेड क्लासेस हैं वो भी लोड होते हैं, एक ही क्लास नहीं लोड होती है। एसोसिएटेड क्लासेस भी मेमोरी में लोड होते हैं। अच्छा, अब मान लो कोई क्लास रन होने जा रही है, लोड होने जा रही है, मे बी वो क्लास फाइल हो ही नहीं हमारे पास, वो हो तो उसका एसोसिएटेड नहीं हो, ऐसा भी चांसेस हैं। तो अलग अलग लोडर्स बनाए गए हैं अलग अलग जगह पे क्लास को सर्च करने के लिए, कि भैया जब क्लास लोड होगी तो ये यहाँ से सर्च करेगा, ये यहाँ से सर्च करेगा, ये यहाँ से सर्च करेगा। और मज़े की बात जानना चाहते हो तो और एक मज़े की इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जब आप लिखते हो system.out.println अपने क्लास के अंदर, तो सिस्टम भी एक क्लास है, वो भी लोड होगी, है ना। तो ऐसा नहीं कि एक ही क्लास लोड होगी, बस एक क्लास के लोड होने से सारा हो जाता है। एक क्लास के लोड होते ही उसकी एसोसिएटेड क्लासेस और भी हैं, वो भी लोड होती हैं। तो अब समझिएगा, ये क्लास लोडर में बूटस्ट्रैप क्लास लोडर क्या करता है। बूटस्ट्रैप क्लास लोडर किसी क्लास को लोड करने के लिए rt.jar में जाता है। कहाँ पे जाता है? rt.jar। मैंने बता रखा है आपको rt.jar के। rt.jar के बारे में कौन मुझे बताएगा क्या होता है rt.jar? हाँ सर rt.jar एक वो है, क्या नाम है, डॉट क्लास फाइल, उसमें सेव होते सारे उसकी लैंग पैकेज की, सारी क्लासेस की, हमारी जितनी भी जावा की इनबिल्ट क्लासेस है ना, उनका लाइब्रेरी वहाँ पे पड़ा हुआ है, उनकी डेफिनेशन, बाइट कोड डेफिनेशन पड़ा हुआ है। और src.zip में हमारा उनका सोर्स कोड पड़ा हुआ है। src.zip में सोर्स कोड है और rt.jar में बाइट कोड है सबका। बहुत पहले बताया। जैसे अगर आप system.java ओपन करके देखना चाहते हो, जो बनी बनाई क्लास है जावा की, तो src में मिलेगा, और system.class देखना चाहते हो तो वो rt में मिलेगा। मैं दिखाऊं या आप लोग देख लोगे? rt कहाँ पे होती है? JRE के अंदर lib में एक rt.jar फाइल होती है, वहाँ पे देख सकते हो आप। दिखाऊं भाई? बताओ आप लोग। सर एक्सट्रैक्ट करना भूल गया मैं। यस सर, देख लेंगे सर। एक्सट्रैक्ट करने के लिए जार नाम का टूल होता है, उसके थ्रू एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। देखिए, प्रोग्राम फाइल के अंदर जावा, ये SRC तो आप बार बार जानते ही हो, एक्सट्रैक्ट करना, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हो जाता है। फिर इसका जावा डॉक करके डॉक्यूमेंटेशन निकाल सकते हो। JRE के लिब में यहाँ पे मिलेगा आपको RT स्टैंड फॉर रन टाइम। इसको कहीं पे भी कॉपी कर लीजिए, जहाँ पे भी इसका डॉक्यूमेंटेशन आप निकालना चाहते हो वहाँ पे कॉपी कर लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने इस फोल्डर में यहाँ पे इसको एक न्यू फोल्डर बना के यहाँ पे कॉपी कर दिया। बस आप cmd लिखिए, जावा नहीं जार लिखिए, और xvf और rt.jar। तो जार एक टूल है,
और एक्स का काम है एक्सट्रैक्ट करना, वी का काम है वर्बोज आउटपुट, एफ का मतलब फाइल। तो ये rt.jar को एक्सट्रैक्ट करके दिखा रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, एक्सट्रैक्ट हो जाने दो इसे, कि जब कोई बूटस्ट्रैप क्लास लोडर किसी क्लास को जब सर्च करता है तो सबसे पहले आरटी में जाता है सर्च करने कि यार ये आरटी में है या नहीं, आरटी के अंदर इसकी डेफिनेशन है या नहीं। जैसे मान लो कि तुम दुनिया जहान से कोई क्लास लेके आ जाओ और उसको यूज करने लगो, और वो क्लास मान लो गलती से हो ही नहीं, और ये गलती होती है जब थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है। कई बार हम कोई क्लास यूज करते हैं, उसका हमें स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, हमने कुछ और कर दिया। अब वो क्लास हम यूज कर रहे हैं और अचानक जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमारे प्रोग्राम में एक्सेप्शन आ जाता है कि भैया क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, क्योंकि वो क्लास जब लोड करने गया तो वो आरटी में नहीं मिला, ईएक्सटी में नहीं मिला, एप्लीकेशन क्लास लोडर नहीं सर्च कर पाई, एक्सटेंशन क्लास लोडर नहीं सर्च कर पाई, वगैरह वगैरह। समझ रहे हो? तो आरटी बूटस्ट्रैप क्लास लोडर आरटी में जाके उसे सर्च करने जाता है, और एक्सटेंशन क्लास लोडर जेआरई के अंदर ईएक्सटी फोल्डर होता है ना। ये देखो, ये तो एक्सट्रैक्ट होके आ रहा है। यहाँ पे आप लैंग के अंदर ये देख सकते हो, सबकी बाइट कोड डेफिनेशन है, चाहे वो सिस्टम है, चाहे वो स्ट्रिंग है, चाहे वो थ्रेड है, सब यहाँ पे लिखा है डॉट क्लास डॉट क्लास डॉट क्लास। आरटी के बिना फिर कोई प्रोग्राम चलेगा ही नहीं अगर आरटी नहीं हो। बिल्कुल, आरटी नहीं है तो प्रोग्राम ही नहीं है। सही कह रहे हो, rt.jar नहीं है, वो जावा की लाइब्रेरी है। अब जावा के जो लेटेस्ट वर्जन है उन्होंने इसको छिपा दिया, पता नहीं कहाँ रख दिया है, कुछ हाइड वाइड करके रखा है। लेटेस्ट वर्जन पे मुझे लगता है ऑनलाइन कर दिया होगा, ऑनलाइन कर दिया होगा, जैसे नहीं, उसमें पाइथन ऑनलाइन भी करेगा तो नेट की जब कनेक्शन होगी तभी तो प्रोग्राम चलेगा, नेट नहीं होता है तो नहीं चलता है, ये भी तो बात है। लेकिन इसमें चलता है। हाँ, चल जाता है। चलो, वो तो बात की बात है। हाँ, मैं बता रहा था, ये देखिए सी के अंदर, प्रोग्राम फाइल के अंदर, जावा के जेडीके के जेआरई के अंदर लिब में ईएक्सटी फोल्डर है ना। और ईएक्सटी फोल्डर में आप अपनी कोई भी जार वार बना के डाल सकते हो। जैसे देखो, मैंने ABCD डाला हुआ है, या आप भी डाल सकते हो। तो एक्सटेंशन क्लास लोडर ना इसी ईएक्सटी फोल्डर में जाके किसी बाइट कोड को सर्च करता है कि वहाँ कोई जार फाइल तो नहीं पड़ी हुई है जिसमें बाइट कोड पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये देखो एरो बनाया गया है, इसको बोलते हैं डेलीगेशन हायरार्की मॉडल। डेलीगेशन का मतलब होता है डेलीगेट करना, रिप्रेजेंट करना। बूटस्ट्रैप क्लास लोडर जब किसी क्लास फाइल को नहीं पाएगा तो डेलीगेट कर देगा एक्सटेंशन क्लास लोडर को, एक्सटेंशन क्लास लोडर डेलीगेट कर देगा एप्लीकेशन क्लास लोडर को। एप्लीकेशन क्लास लोडर कहाँ से किसी क्लास फाइल को सर्च करता है? क्लास पाथ में जाके। क्लास पाथ एक एनवायरनमेंट वेरिएबल होता है प्रोग्राम फाइल के अंदर। जो एनवायरनमेंट वेरिएबल जो जावा का पाथ सेट करते हो ना, वैसे ही सेट होता है क्लास पाथ। तो कहने का मतलब है, जो बूटस्ट्रैप क्लास लोडर है वो आरटी में सर्च करेगा, एक्सटेंशन क्लास लोडर ईएक्सटी में सर्च करेगा, एप्लीकेशन क्लास लोडर क्लास पाथ में सर्च करेगा। सब जगह फेल हो गया तो क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ जाएगा। फिर लोकल लोकेशन को प्रेफरेंस मिलेगा एक बार कि यार कहीं लोकली कहीं सिस्टम में किसी उसी लोकेशन पे तो क्लास फाइल नहीं पड़ी हुई है जहाँ से आप रन कर रहे हो। अगर वहाँ पे मिल गया तो प्रोग्राम चल जाएगा, है ना। तो ये क्लास लोडिंग होती है। क्लास लोडिंग लोडर करता है, और जब क्लास लोडर्स लोडिंग करता है तो इतने लोडर्स हैं, 3 लोडर हैं, बूटस्ट्रैप, एक्सटेंशन, एप्लीकेशन। ये क्लास लोडर्स एक अगेन प्रोग्राम होते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं। और ये लोडिंग भी किस पे चल रही है? मेन थ्रेड पे चल रही है। ये पूरा प्रोग्राम मेन थ्रेड पे चल रहा है, ये पूरा, है ना, मेन थ्रेड, याद रहे।
मेन मेथड नहीं। अच्छा, लोडिंग का मतलब मैंने बताया, पता है क्या? जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे जानो कि बंदूक में गोली लोड नहीं होगी तो फायर कैसे होगी? मोबाइल में सिम डलेगा तभी तो मोबाइल चलेगी, है ना? वही वाली बात है कि किसी चीज़ को कहीं पे स्टोर कराया जा रहा है, जावा के प्रोग्राम को लोडर्स के थ्रू मेमोरी में डाला जा रहा है। तो मेमोरी में क्या क्या चीज़ें हैं, डेटा है, मेथड है, फील्ड है, वेरिएबल है, जो कुछ भी है सब मिलेगा तभी तो प्रोग्राम चलेगा। तो लोडिंग का मतलब क्लास की इंफॉर्मेशन को मेमोरी में स्टोर करना, क्लास में डेटा कितना है, मेथड कितना है, फील्ड कितना है, वेरिएबल क्या है, क्या कहाँ है, मतलब सब कुछ, तभी जाके वो मेमोरी में जाएगा और वो चलेगा। समझ रहे हो ना? तो लोडिंग मान लीजिए हो गया, और ये लोडिंग लोडर्स करता है। दो तरह की लोडिंग होती है, स्टैटिक लोडिंग, डायनेमिक लोडिंग। स्टैटिक लोडिंग, डायनेमिक लोडिंग को अभी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जरा इसके फ्लो को और डिस्कस कर लेते हैं। मान लो लोडिंग हो गई, तो अब होती है लिंकिंग। अब आप सोचोगे लिंकिंग में क्या होता है सर? लिंकिंग में 3 स्टेप होता है, वेरीफाई, प्रिपेयर एंड रिजॉल्व। वेरीफाई का मतलब होता है कि भाई बाइट कोड वेरिफिकेशन, समझ रहे हो? बाइट कोड वेरिफिकेशन ऑन द बिहाफ ऑफ मैजिक नंबर, जो पहले भी बता चुका हूं कि कहीं मैजिक नंबर में कोई चेंज तो नहीं हो गया, कहीं बाइट कोड को किसी ने अनडिजायरेबल तरीके से चेंज तो नहीं मार दिया है। कोई भी बाइट कोड कंपाइल कर लो, बाइट कोड बन जाता है। कंपाइल कर लिया, बाइट कोड बन गया। बाइट कोड में जाके कुछ चेंज मार दो और प्रोग्राम को रन करो। तो अभी तो ये प्रोग्राम रन हो रहा है ना, जड को मैंने रन किया, जड को रन किया तो इतना प्रोग्राम क्यों चल के आ गया? मे भी यहाँ पे कोई शो मेथड कॉल किया गया है ना बी क्लास का, इस वजह से। अच्छा, ये किसी को इनहेरिट कर रही है इस वजह से, है ना? सब जादू हो रहा है, ये इनहेरिट कर रही है ना। जड डॉट जावा को ओपन करो, ये देखो एक्सटेंड कर रही है बी को ना, तो ये पहले चाइल्ड से पहले पेरेंट चल रहा है, देख रहे हो? जादू हो जा रहा है एकदम। तो ठीक है, अब अगर मान लो कि आप जड डॉट क्लास ओपन करते हो, जड डॉट क्लास ओपन करते हो और क्लास फाइल में कोई भी चेंज मार देते हो, जैसे मैंने ये करा फिर सही कर दिया, कुछ भी नहीं किया, एक स्पेस हटा के फिर से लगा दिया और प्रोग्राम को रन किया, तो प्रोग्राम रन नहीं हुआ, वेरिफिकेशन प्रॉब्लम आ गई, अनसपोर्टेड क्लास वर्जन एरर करके एरर आ गया, प्रॉब्लम आ गया, वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आ गई, इशू आ गया। समझ रहे हो? तो ये जो एरर आया, ये जो प्रॉब्लम आई, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए, मतलब ये प्रॉब्लम क्यों आई? ये प्रॉब्लम आई बेसिकली क्योंकि ये हमारा लिंकिंग हुआ। लिंकिंग में वेरीफाई होता है कि बाइट कोड में किसी ने चेंज तो नहीं मार दिया है। अगर नहीं मारा है तब उसे प्रिपेयर करा जाएगा, वेरिफिकेशन पास हो गया, प्रिपेयर होगा, रिजॉल्वर उसको रिजॉल्व करेगा, देखेगा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसमें सही वही करने वाली है, वो सब सही कर देगा और इनिशियलाइजेशन हो जाएगा। और ये तीनों चीज़ मिला के अब वो हमारा मतलब मेमोरी एरिया में इनिशियलाइज हो चुका है, अब वो मेमोरी एरिया के अंदर जाएगा। यानी कि जब क्लास लोडर सब सिस्टम चला तो लोडिंग, लिंकिंग और इनिशियलाइजेशन हो गया, ये तीनों स्टेप हो गए, तो आपका बाइट कोड मेमोरी एरिया के अंदर आ गया, है ना? अब उसको एग्जीक्यूशन करा जाएगा। मेमोरी में 5 एरिया होती है, बताया भी था, मेथड एरिया, हीप एरिया, स्टैक एरिया, रजिस्टर एरिया और नेटिव स्टैक एरिया। जेबीएम के अंदर ऐसा कहा जाता है कि जो मेथड एरिया होती है, जो हीप एरिया होती है ना, और स्टैक एरिया होती है, 3 चीज़ें, मेथड एरिया, हीप एरिया, स्टैक एरिया, नहीं नेटिव मेथड स्टैक। नेटिव मेथड स्टैक तो अलग ही पर्पज के लिए होती है ना, तो इसे छोड़ दो, मेथड एरिया और हीप एरिया की बात करो। तो
एक मिनट रुक जाइए। तो कहते हैं एक जेवीएम के अंदर एक मेथड एरिया होती है और एक हीप एरिया होती है। एक जेवीएम में एक ही मेथड एरिया होती है और एक ही हीप एरिया होती है। लेकिन जो स्टैक एरिया और रजिस्टर्स होते हैं ये थ्रेड स्पेसिफिक होते हैं। जैसे हमारे प्रोग्राम में अभी कितना मैंने बताया था थ्रेड चल रहा है, एक मेन। तो अगर मेन थ्रेड चल रहा है तो मतलब एक ही स्टैक तैयार होगा, मेन स्टैक। अगर आपने अपने थ्रेड बना लिए 40, तो 40 स्टैक एरिया के अंदर 40 थ्रेड तैयार हो जाएंगे। तो मेथड एरिया और हीप एरिया एक ही होता है। मेथड एरिया और हीप एरिया एक होता है, लेकिन जो स्टैक एरिया होता है ये थ्रेड स्पेसिफिक होता है। आप ये बात जरूर याद रखना, 1 जेवीएम पर हीप या पर जेवीएम 1 हीप, ऐसे याद करो ना। यानी कि हर जेवीएम में एक हीप, हर जेवीएम में एक मेथड एरिया, ठीक है। और ये किस लिए होता है ये तो आप जानते ही, ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करने के लिए होता है हीप एरिया। और ऑब्जेक्ट्स में नॉन स्टैटिक डेटा जाते हैं, तो बता भी चुका हूँ, ठीक है। पता है हीप एरिया के भी अलग अलग पार्ट होते हैं। अगर आप नेट पे सर्च करोगे हीप एरिया के भी पार्ट मिलेंगे, बहुत सारी कहानी मिलेंगी, जानना जरूरी नहीं है। अभी आप बिगिनर हो यार, पढ़ोगे, बस एक हिंट दे दिया ना, हीप एरिया के भी पार्ट होते हैं। आप कभी अगर किसी ने पूछ लिया तो बता देना, और गूगल पे सर्च करोगे हीप एरिया के पार्ट तो वो भी मिल जाएगा, है ना। 3-4 सेक्शन होते हैं उसके भी। मेथड एरिया के अंदर भी पार्ट होता है, जैसे मेथड टेबल होता है ना, और क्लास एरिया होती है ना। अब क्लास एरिया तो कई लोग कहते हैं मेथड एरिया में होती है, कई लोग कहते हैं हीप एरिया में होती है। चलो ठीक है, जहाँ पे होती है। वो तो जेवीएम बनाने वाले के ऊपर है, वो कैसा बनाता है। जेवीएम टू जेवीएम वेरी होती है। अब तो मेथड एरिया के अंदर मेथड टेबल में मेथड जाके स्टोर हो जाते हैं। हीप एरिया के अंदर ऑब्जेक्ट्स जाके स्टोर हो जाते हैं। स्टैक एरिया में लोकल वेरिएबल जाते हैं। लेकिन स्टैक एरिया में लिखा है थ्रेड 1, थ्रेड 2, थ्रेड n, मतलब जितने थ्रेड उतने स्टैक, समझ रहे हो। तो अगर मेन थ्रेड चल रहा है तो मेन स्टैक, दूसरे चला तो दूसरा स्टैक, तीसरा चला तीसरा स्टैक। अब स्टैक एरिया में लोकल वेरिएबल जाते हैं, लेकिन उन पे भी काम करने के लिए इसके सेक्शन बनाए गए हैं। स्टैक एरिया के अंदर एक सेक्शन, जैसे ये है, एक सेक्शन ये है, एक सेक्शन ये है, इसको सेक्शन को बोलते हैं स्टैक फ्रेम। देखो यहाँ लिखा है स्टैक फ्रेम। स्टैक फ्रेम का मतलब उसके अलग अलग पार्ट, है ना। अच्छा, एक स्टैक फ्रेम में 3 पार्ट होते हैं फर्दर। LVA दिख रहा होगा आपको, जिसको बोलते हैं लोकल वेरिएबल एरे। OS मतलब ऑपरेंड स्टैक। FD मतलब फ्रेम डेटा। ये 3 चीज़ आप कहीं लिख भी सकते हो, क्योंकि यहाँ क्लियरली दिख नहीं रहा है। LVA मतलब होता है लोकल वेरिएबल एरे, OS मतलब ऑपरेंड स्टैक, FD मतलब फ्रेम डेटा। तो एक स्टैक फ्रेम में एक लोकल वेरिएबल के ऊपर काम करने के लिए ये 3-4 चीज़ें हैं। फ्रेम का डेटा अलग जाता है, ऑपरेंड के लिए अलग सेक्शन बनाया गया है, लोकल वेरिएबल एरे अलग सेक्शन बनाया गया है ना। लोकल वेरिएबल एरे अलग सेक्शन है, ऑपरेंड स्टैक अलग सेक्शन है, फ्रेम डेटा अलग सेक्शन है। तो ये अपना कुछ अपने कैलकुलेशन के लिए बनाया होगा कि जो वेरिएबल्स बनते हैं उस पर अपना कैलकुलेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया पहले थ्रेड के लिए। ठीक है, बाकी जितने स्टैक बनेंगे, जैसे मान लो थ्रेड 1, थ्रेड 2, थ्रेड 3, तो हर थ्रेड का, जैसे लोकल वेरिएबल पे ही तो कैलकुलेशन वगैरह करते हैं लोग ना, तो कैलकुलेशन रजिस्टर्स पे होते हैं, और रजिस्टर भी थ्रेड स्पेसिफिक होते हैं। जितने समझ लो कि स्टैक एरिया में मतलब स्टैक बनेंगे उतने रजिस्टर बनेंगे। थ्रेड 1 का अलग स्टैक तो थ्रेड 1 का अलग पीसी रजिस्टर, थ्रेड 2 का अलग स्टैक तो थ्रेड 2 का अलग पीसी रजिस्टर। तो पीसी रजिस्टर जो होते हैं हर थ्रेड के लिए अलग अलग बनते हैं, समझ रहे हो। हर थ्रेड के लिए अलग अलग बनते हैं, और इस रजिस्टर पे बेसिकली अर्थमेटिक ऑपरेशंस होता है, मैनिपुलेशंस होता है, कैलकुलेशन होता है, जो भी है।
समझ में आई बात? तो बाकी ये नेटिव मेथड स्टैक एरिया है। नेटिव मेथड स्टैक एरिया होता है बेसिकली नेटिव मेथड्स को मतलब ऑपरेट करने के लिए। नेटिव मेथड मैंने बताया जो मेथड जावा में जिसकी डेफिनेशन नहीं होती है, जो जावा में डिक्लेयर होते हैं, बस उनकी डेफिनेशन किसी अंडरलाइंग ओएस या किसी और जगह के पास होती है, नेटिव मेथड कहलाते हैं। ठीक है, मेथड एरिया में अलग अलग चीज़ें जाके स्टोर हो जाती हैं। क्लास लोडिंग हो जाती है, लोडिंग के बाद मेथड एरिया में सारी चीज़ें जाके स्टोर हो गई। अब प्रोग्राम एग्जीक्यूट भी तो होगा, उसके लिए होता है एग्जीक्यूशन इंजन। एग्जीक्यूशन इंजन में 3 सेक्शन है, एक है इंटरप्रेटर, एक है JIT और एक है गार्बेज कलेक्टर। देखो 3 सेक्शन है। तो इंटरप्रेटर जो होता है JVM का, JVM के अंदर फर्दर इंटरप्रेटर होता है जिसको हम JIT बोलते हैं। तो JIT इंटरप्रेटर का काम करती है, जो कि प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन चलाती है। वो करती क्या है, हमारा जो बाइट कोड होता है उस बाइट कोड से एक इंटरमीडिएट कोड जनरेटर होता है जो उससे इंटरमीडिएट कोड बना देती है। यानी कि बाइट कोड थोड़ी ना JVM में चलेगा, या बाइट कोड थोड़ी ना प्रोसेसर चलाएगा। कोड कहाँ जाएगा? प्रोसेसर के पास जाएगा, हार्डवेयर के पास जाएगा। ठीक है, तो इंटरमीडिएट कोड जनरेटर उसका इंटरमीडिएट कोड बनाता है, बीच का कोई कोड, और कोड ऑप्टिमाइजर उसे कोड को ऑप्टिमाइज करता है, छोटा बना लेता है। फिर टारगेट कोड जनरेटर होता है जो टारगेट कोड बनाता है, यानी कि वो कोड जो मशीन चलाएगी, यानी कि मशीन के लिए हेक्साडेसिमल कोड समझ लो। अब ये हेक्साडेसिमल कोड मान लो बन के रेडी है ना। तो अब और ये जाना है प्रोसेसर के पास, हार्डवेयर के पास। हार्डवेयर के पास तभी हमारी चीज़ जा सकती है जब हार्डवेयर तक हमें जाने की कोई नेटिव लाइब्रेरी हो। तो उसके लिए जावा में एक होता है नेटिव मेथड इंटरफेस, जिसको हम JNI बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई अगर कभी इंटरव्यू में पूछता है कि JNI क्या होती है, जावा नेटिव इंटरफेस क्या होता है, तो आप बोलोगे कि जावा नेटिव इंटरफेस एक ऐसा इंटरफेस होता है जो किसी नेटिव मेथड या नेटिव लाइब्रेरी को कॉल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और नेटिव लाइब्रेरी या नेटिव मेथड का मतलब ऐसे मेथड जिसकी डेफिनीशन जावा में नहीं हो, जिसकी डेफिनीशन किसी और लैंग्वेज में हो, जिसकी डेफिनीशन किसी और लैंग्वेज में हो। समझ रहे हो? जिसकी डेफिनेशन किसी और लैंग्वेज में होती है और वो जावा के प्रोग्राम के थ्रू कॉल कराए जाते हैं, वो कहलाते हैं नेटिव मेथड्स। समझे? तो नेटिव मेथड इंटरफेस जिसको हम JNI बोलते हैं, JNI के थ्रू ये नेटिव मेथड लाइब्रेरी, नेटिव मेथड मतलब जैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम तक ही तो पहुंचेगा। जब तक JVM ऑपरेटिंग सिस्टम तक नहीं पहुंचेगा तब तक हार्डवेयर तक कैसे पहुंच जाएगा? तो उसके लिए वो नेटिव मेथड्स लाइब्रेरी को कॉल करता है, और नेटिव मेथड लाइब्रेरी नेटिव मेथड इंटरफेस के थ्रू कॉल होती है। तो ये जो हमारा टारगेट कोड बन के आएगा वो JNI के थ्रू नेटिव मेथड लाइब्रेरी का यूज करते हुए वो हार्डवेयर तक जाएगा और हार्डवेयर उसे एग्जीक्यूट करेगा, हार्डवेयर उसे एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि प्रोसेसर उसे एग्जीक्यूट करेगा और आपको आउटपुट दिखा देगा। सर हाँ हेलो, हाँ बोलो, आवाज नहीं आ रही है? हेलो, हाँ हाँ बोलो। आवाज नहीं आ रही है क्या? ये नेटिव जो नेटिव मेथड लाइब्रेरी है, इस नेटिव मेथड लाइब्रेरी का यूज करते हुए प्रोग्राम हार्डवेयर तक चला जाता है, हार्डवेयर से रन कर देता है। बस ये पूरा प्रोग्राम का फ्लो होता है और आपको आउटपुट दिख जाता है। तो जावा में वो जो टारगेट कोड बनता है जिसको हम exe फाइल बोलते हैं, वो बनता है रन टाइम पे, और रन टाइम पे ही वो हार्डवेयर के पास जाता है, हार्डवेयर से चलाता है और रन टाइम पे डिलीट हो जाती है, कोड दिखती नहीं है आपको। अच्छा हेलो, हाँ भाई बोलो, क्या देखिए फिर क्या मैं बात कर रहा था, हाँ तो अच्छा अब आप बोलेंगे कि सर ये प्रोफाइलर का क्या रोल होता है। जैसे मान लो कि कोई एक प्रोग्राम है जिसको आपने एक बार रन कर दिया, पहली बार प्रोग्राम को रन करते होगे तो टाइम ज़्यादा लगता है,
लेकिन दूसरी बार आपने कभी मेजर किया है कि वही प्रोग्राम दोबारा चलाओगे तो रन होने में टाइम बहुत कम लगता है। अब जैसे ये प्रोग्राम है, इसको हमने कंपाइल कर दिया और पहली बार कंपाइल किया रन किया तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगा। ये दूसरी चलाया, फिर दोबारा चलाऊंगा और कम टाइम में एग्जीक्यूट हो जाता है। तो कैसे? उसकी कहानी प्रोफाइलर करता है। प्रोफाइलर के अंदर हॉट स्पॉट का कंसेप्ट होता है। हॉट स्पॉट मतलब जैसे मान लो कि हमारा प्रोग्राम में 100 लाइन था। अब 100 लाइन में उसने 100 लाइन पे या 10 जगह पे या 20 जगह पे आपने चेंज किया और बाकी जो है 90 जगह पे नहीं किया। तो JVM को 90 जगह जो नहीं किया जहाँ पे, वहाँ प्रोसेस करने की ज़रूरत तो है नहीं, बाकी वो 10 जगह करने की ज़रूरत है। तो प्रोफाइलर क्या करता है, जहाँ जहाँ कोड को प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ उसकी प्रोफाइलिंग कर देता है और उस पर्टिकुलर कोड को डायरेक्ट उठा के नेटिव मतलब इंटरफेस के थ्रू नेटिव लाइब्रेरी को दे देता है। यानी कि वो टारगेट कोड जल्दी बन जाता है। पहली बार जब चला था तो वहाँ उसको प्रोसेस करने की ज़रूरत थी, लेकिन दोबारा जब चला और कोड वही है, कोई प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, तो प्रोफाइलर तुरंत उठा के उसका टारगेट कोड नेटिव लाइब्रेरी को उठा के नेटिव इंटरफेस को उठा के आपके हार्डवेयर तक पहुंचा देता है। समझ रहे हो? इसका रोल समझ में आया? तो ये प्रोफाइलिंग करता है कि ऐसा कोड जो पहले से प्रोसेस हो गया है तो उसको दोबारा प्रोसेस नहीं करा जाएगा, तुरंत एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा हॉट स्पॉट लगा के। अगर आप जे कंसोल लिख के एंटर मारोगे ना तो जे कंसोल में आपको जे कंसोल JVM का हॉट स्पॉट दिखाता है कि ये JVM के अंदर एक हॉट स्पॉट भी होता है। मैं आपको इसे बड़ा करके दिखाता हूँ। VM की समरी देखोगे तो कहीं तो मैंने देखा था इसको, वर्चुअल कनेक्शन प्रोसेस ID, कहीं दिख रहा है आपको JVM हॉट स्पॉट? ये देखो, जावा वर्चुअल मशीन हॉट स्पॉट TM। समझ रहे हो? इस तरह का कुछ कंसेप्ट होता है। चलो वो तो इनका इंटरनल है अपना, जो लगाते हैं। बट प्रोग्राम का पूरा फ्लो समझ में आया, कैसे कैसे कंपाइल और एग्जीक्यूट होती है प्रोग्राम। अब JVM के अंदर JIT, अब JIT देखो, ये जो JIT है, अब जैसे वही वाली बात आ गई कि JIT इज बोलते जस्ट इन टाइम कंपाइलर, यानी कि JVM को इंटरप्रेटर बोलते हैं और JVM के अंदर अगेन JIT होती है। JVM किसी प्रोग्राम को एक एक करके चलाएगा। JVM के पास जाएगा कोई कोड तो पहले वो लोडर होगा, लिंकिंग होगी, इनिशियलाइजेशन होगा, मेमोरी में जाएगा, फिर इस तरह से चलेगा। तो चूंकि ये काम स्टेप बाय स्टेप होगा इसलिए JVM को इंटरप्रेटर बोलते हैं। लेकिन JIT के पास जब कोड जाएगा और वो कोड पहले से प्रोसेस है, प्रोफाइलर की मदद से उसने चेक कर लिया, तो इंटरमीडिएट कोड जनरेटर और कोड ऑप्टिमाइजर और टारगेट कोड जनरेटर वाला कोड नहीं चलेगा। सीधे टारगेट कोड मतलब आपके नेटिव इंटरफेस के थ्रू नेटिव लाइब्रेरी को पहुंच जाएगा, हार्डवेयर तक पहुंच जाएगा, प्रोग्राम रन हो जाएगा। और गार्बेज कलेक्टर का काम होता है भैया, जो प्रोग्राम में अनयूज्ड मेमोरी है उसको फ्री करते रहना। तो चूंकि ये जो काम होता है ये एक गो में होता है, इसलिए इसको JIT मतलब कंपाइलर बोला जाता है। समझ में आई बात? बोलो भाई, समझ में आ गया ये पूरे कंपाइल प्रोग्राम को कंपाइल और रन करने का स्टेप? जी सर। तो इसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो पूछिए आप, फिर मैं आपको क्लास लोडिंग को और प्रैक्टिकली समझाऊं। क्लास लोडिंग, स्टैटिक लोडिंग, डायनामिक लोडिंग को अच्छे से समझाऊं। लोडिंग कहाँ का पार्ट है ये तो समझ में आ गया, बट साथ ही साथ आपको ये भी समझ में आ गया प्रोग्राम कंपाइल और रन होता है तो क्या क्या स्टेप होते हैं। किसी को कुछ पूछना नहीं है? चलो अच्छी बात है, नहीं पूछना है।